हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से एक फ़र्म जो है उसको हम रजिस्टर कर सकते हैं। अगर वो फ़र्म जो है रजिस्टर नहीं होती तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, क्या उसकी डिसेबिलिटीज़ हैं। उसी तरह हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर फ़र्म जो है रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या उसके जो राइट्स हैं जो इफ़ेक्ट नहीं होते। और उसी तरह वी विल अंडरस्टैंड कि अगर हम फ़र्म को रजिस्टर करवाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। इसका इंग्लिश के अंदर जो लेक्चर है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए जो पार्टनरशिप एक्ट है उसका कौन सा एक्ट जो है रजिस्ट्रेशन के साथ डील करता है। सेक्शन 56 to 71 जो है चैप्टर 7 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के साथ डील करता है। तो ये जो एक्ट है ये कहता है कि पार्टनरशिप फॉर्म जो है मैंडेटरी नहीं है और ना ही ये कहता है कि हम आप पे कोई पेनल्टी लगाएंगे अगर आपने फर्म को रजिस्टर नहीं किया। बट अगर हम रजिस्टर नहीं करवाते तो सेक्शन 69 के अंदर कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, कुछ राइट जो हैं वो हमें रजिस्टर करवाने पे ही मिलते हैं। अगर अनरजिस्टर्ड है तो वो अवेलेबल नहीं होती। तो वो जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो सेक्शन 69 के अंदर डील होती हैं। Firm may get itself registered at any time during the continuance of their partnership। फर्म जो रजिस्टर करवाना चाहती है जब उनकी पार्टनरशिप फर्म चल रही होती है तो किसी भी वक्त वो एप्लीकेशन दे के जो है रजिस्टर करवा सकती है। और ये जो एप्लीकेशन है रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म को देना होता है प्रिस्क्राइब फॉर्म जो कि जनरली फॉर्म 1 है जिसके अंदर जो भी स्पेसिफाइड फीस होती है वो लगाई जाती है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म जो है उस एरिया के अंदर एप्लीकेशन लगानी होती है जहाँ पे फर्म का कोई भी जो बिजनेस है एनी प्लेस ऑफ द बिजनेस इज सिचुएटेड। ये जो एप्लीकेशन हमने डालनी है रजिस्ट्रेशन के लिए इसको हम पोस्ट भी भेज सकते हैं, डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं, पर्सनली भी भेज सकते हैं, ऑनलाइन भी इसको डिपॉजिट करवा सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है शुड बी साइन बाय ऑल द पार्टनर या उनके जो ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं उसके द्वारा ये साइन होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है इसके अंदर ये सारी डिटेल जो है सेक्शन 58 डील करता है। तो ये नेम ऑफ द फर्म और जो पार्टनर्स का जो परमानेंट एड्रेस है वो, प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, और अगर एक से ज़्यादा है तो प्रिंसिपल प्लेस जहाँ पे प्रिंसिपली जो मेन इनकी प्लेस ऑफ बिजनेस है, और डेट जिस दिन हर एक पार्टनर ने ज्वाइन किया है, एंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। और इसके साथ ही क्या है कि देखो जो एप्लीकेशन है वो फॉर्म नंबर 1 के अंदर ड्यूली सारी डिटेल उसके अंदर होनी चाहिए, और एफिडेविट्स, उसी तरह जो पार्टनरशिप डीड है उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, पार्टनरशिप डीड जो है स्टैम्प पेपर के अंदर रिटन हो सकती है, और सब रजिस्ट्री ऑफिसर जैसे दूसरे डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री होती है वैसे रजिस्टर होनी चाहिए। और उसी तरह क्या है कि जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसकी ऑनरशिप का प्रूफ, अगर वो रेंट पे ली हुई है तो लीज एग्रीमेंट। A firm may get itself registered under any name subject to the restriction contained in section 58(3)। देखो यहाँ पे जो फर्म ने अपना नाम रखना है उसके अंदर जो रिस्ट्रिक्टेड नाम होते हैं जैसे सेक्शन 58 सब सेक्शन 3 के अंदर दिए हुए हैं तो वो नाम जो है इसने नहीं रखने। जैसे क्राउन नहीं हो सकता, एम्परर नहीं हो सकता, एम्प्रेस नहीं हो सकता, एम्पायर नहीं हो सकता, और या बेसिकली जो है जिसके अंदर या कोई ऐसा नाम जिसके अंदर हमें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़े, मतलब गवर्नमेंट की परमिशन लिए बिना वो नाम नहीं रख सकते हम। तो वो 58 जो है सेक्शन सब सेक्शन 3 जो है उसको डील करता है। और फर्म जो है अगर इन रिस्ट्रिक्शन को वॉयलेट करती है तो फर्म रजिस्टर नहीं हो पाएगी, और अगर वहाँ पे रजिस्ट्रार जो है सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो बेसिकली जो एंट्री है वो
रजिस्टर ऑफ फर्म के अंदर जो है डाल देगा और एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो इशू कर देगा कि फर्म जो है रजिस्टर हो चुकी है। रजिस्टर ऑफ फर्म जो है दैट इज ओपन टू इंस्पेक्शन। कोई भी व्यक्ति जो है जो भी स्पेसिफाइड फीस है उसको पे करके उसको चेक कर सकता है। अगर वो फर्म की कोई डिटेल लेना चाहता है तो वो रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट करेगा और वो स्पेसिफाइड फीस को पे करके उस सारी डिटेल्स की कॉपी जो है ले सकता है। और उसी तरह क्या है कि जो स्टेटमेंट और जो एनेक्शर जो है रजिस्ट्रार को डिपॉजिट किए गए हैं, अगर वो सही नहीं है, फॉल्स है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो वहाँ पे 3 महीने की सज़ा भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है और सज़ा के साथ फाइन भी लग सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर फर्म जो है अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाती तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ये जो इफेक्ट है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 69, पार्टनर्स कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट फर्म और अदर पार्टनर। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं फर्म के अगेंस्ट मुकदमा नहीं फाइल कर सकते और ना ही दूसरे पार्टनर के खिलाफ का मुकदमा फाइल कर सकते हैं। और फर्म जो है पार्टनर के अगेंस्ट मुकदमा नहीं फाइल कर सकती और पार्टनर जो है वो अपना कोई क्लेम जो है सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर जैसे पार्टनर ने कोई फर्म से लेना भी है देना भी है तो वो जो क्लेम है उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट जो है दैट इज द नो सूट बाय द पार्टनर अगेंस्ट द फर्म और द पार्टनर। तो सेक्शन 69 सबसेक्शन 1 जो है वो जो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है उसके पार्टनर्स के ऊपर ये डिसेबिलिटी है कि वो ना तो पार्टनर्स को स्यू कर सकते हैं ना ही फर्म को स्यू कर सकते हैं। एक पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म जो है मुकदमा नहीं फाइल कर सकता, ना तो फर्म के अगेंस्ट कर सकता है ना ही पार्टनर्स के अगेंस्ट कर सकता है कि ये मेरा राइट जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस तरह का राइट था जो नहीं दिया गया, तो उसके लिए वो मुकदमा फाइल ना तो फर्म के अगेंस्ट ना ही पार्टनर्स के अगेंस्ट कर सकता है। जगदीश चंद्र गुप्ता वीके कजारिया ट्रेडर लिमिटेड के केस के अंदर क्या था कि अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप थी, तो वहाँ पे पार्टनरशिप डीड के अंदर क्लॉज थी कि अगर डिस्प्यूट होती है तो आर्बिट्रेशन को मैटर जो है रेफर किया जाएगा। तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाता है लेकिन पार्टनर्स जो है रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो आर्बिट्रेशन की जो डिसीज़न होता है उसको वो फोर्स करने के लिए कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ पे जो पार्टनर्स थे उन्होंने कहा कि ये फर्म जो है अनरजिस्टर्ड है तो इसलिए मुकदमा नहीं कर सकती, तो वहाँ पे जो मुकदमा था वो खारिज हो गया था कि ये अनरजिस्टर्ड फर्म है तो ये मुकदमा नहीं कर सकती। नो सूट बाय फर्म अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। और उसी तरह क्या है कि देखो जो फर्म है वो थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट जो है वहाँ पे कोई मुकदमा नहीं कर सकती, लेकिन थर्ड पार्टीज के पास ये राइट है कि वो मुकदमा जो है कर सकती है अगर फर्म जो है अनरजिस्टर्ड है। और उसी तरह नो राइट्स टू सेट ऑफ। तो यहाँ पे क्या है कि देखो सेट ऑफ का मतलब होता है जैसे फर्म ने पार्टनर्स को 20,000 देना है और पार्टनर ने 10,000 लेना है, तो वो वहाँ पे जो राइट्स हैं वो सेट ऑफ नहीं हो सकते अगर उनकी वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा है। राइट ऑफ द डेटर टू बैलेंस म्यूचुअल डेट विद द क्रेडिटर। तो यहाँ पे जो क्लेम है अगर वो 100 से वैल्यू का ज़्यादा है तो वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ राइट जो हैं अगर फर्म रजिस्टर्ड है नहीं है अगर कुछ राइट जो हैं अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो वो इफेक्ट नहीं होते। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म डज नॉट इफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स। थर्ड पार्टी देखो अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो थर्ड पार्टी जो है पार्टनर के ऊपर या फर्म के ऊपर मुकदमा कर सकती है। उसी तरह सेक्शन 69 के अंदर क्या है कि पार्टनर जो है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के लिए मुकदमा फाइल कर सकते हैं। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट अगर डिसोल्यूशन के बाद जो है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के लिए मुकदमा कर सकते हैं। उसी तरह अगर जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है तो वहाँ पे जो ऑफिशियल असाइनी है रिसीवर ऑफ द कोर्ट है वो उस इंसॉल्वेंट जो पार्टनर है उसकी प्रॉपर्टी रिलीज़ करने के लिए मुकदमा फाइल कर सकती है। और उसी तरह जो राइट ऑफ द फर्म है और पार्टनर है वो क्लेम सेट ऑफ कर सकते हैं अगर वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है। और उसी तरह देखो अगर पार्टनरशिप फर्म वहाँ पे सिचुएटेड है जहाँ पे जो एक्ट एप्लीकेबल नहीं है
तो फिर उसके बाद नॉन रजिस्ट्रेशन के कारण जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो एप्लीकेबल नहीं होगी। और उसी तरह क्या है कि देखो, अगर सेक्शन 69 जो है नॉन कंट्रेक्चुअल एंड स्टैट्यूटरी राइट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, टॉर्ट्स के अंदर या कोई स्टैट्यूटरी राइट जो है अनरजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे जो है बेसिकली अगर कोई क्राइम है तो वहाँ पे मुकदमा जो है किया जा सकता है। और उसी तरह क्या है कि देखो, अगर जैसे थर्ड पार्टी के अगेंस्ट हमने कोई इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क है तो उसके लिए हम मुकदमा कर सकते हैं। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन? देखो, यहाँ पे अगर फर्म जो है रजिस्टर्ड होती है तो ये फर्म और पार्टनर दोनों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जो है मुकदमा फाइल कर सकते हैं। अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट मुकदमा नहीं कर सकती। और उसी तरह जो पार्टनर है एक दूसरे के ऊपर मुकदमा भी कर सकते हैं। और जो क्रेडिटर है वो किसी भी पार्टनर को कह सकता है कि मेरा पैसा जो है लौटाया जाए, तो ये बेनिफिट हो जाता है। और पार्टनर जो होते हैं वो भी जो है अगर उनके राइट की कोई वायलेशन होती है तो वहाँ पे वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी मुकदमा फाइल कर सकते हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। और उसी तरह जो इनकमिंग पार्टनर है तो उसके लिए भी क्या है कि बेसिकली अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो वो भी अपनी राइट के लिए कोर्ट के पास जा सकता है। और उसी तरह जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो चुकी है तो उसके लिए भी अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अगर उसकी डेथ के बाद जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उसके लिए लाइबल नहीं होते। अगर पार्टनर जो है रिटायर हो जाता है तो डेफिनेटली वो तब तक अकाउंटेबल होता है जब तक कि वो उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। उसी तरह जो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, जो रजिस्टर्ड है, उसकी जो मार्केट के अंदर क्रेडिबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है हर जो है उसके साथ डील करना चाहता है जो रजिस्टर्ड होती है।